तैयार हो जाइए हफ्ते के आखिरी दिन के एक्शन के लिए, जहां दुनिया भर के बाजारों से मिले जुले संकेत, बहस जारी है और बाजारों में एक्शन भी। हफ्ते के आखिरी दिन कैसे होगा ट्रेड और क्या करें आप अगले हफ्ते की तैयारी, इस पर रहेगा फोकस। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अब मंथली एक्सपायरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वीकेंड सेशन भी है, तो बाजार का एक्शन होने वाला है भरपूर और एक्शन का सटीक विश्लेषण करेंगे अनिल जी के साथ। तो सर बताइए आज के बड़े ट्रिगर्स क्या हैं? दीप, दुनिया भर के बाजारों से संकेत थोड़े से बेहतर हैं। कल देर शाम दोपहर जब हम बंद हुए हैं तब अमेरिकी बाजार 75-80 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स पर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, लेकिन उसके विपरीत निचले स्तरों से शानदार रिकवरी आई। लगभग 300 पॉइंट रिकवर होकर डाउ सेंचुरी मारकर बंद होता हुआ दिखा, जो कि उम्मीद से काफी बेहतर प्रदर्शन रहा। और सबसे बढ़िया बात यह कि जिस तरह से परसों डाउ दिन के निचले स्तरों पर जाकर बंद हुआ, ऊपरी स्तरों से 300-400 पॉइंट फिसल कर, उसके विपरीत कल एकदम उल्टा ट्रेडिंग सेशन था। नीचे खुलकर दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद होना, ये कल बाजार का कॉन्फिडेंस दिखाता है। जिस तरह से अमेरिका में हुआ 25 अंक नीचे इस वक्त डाउ फ्यूचर से, लेकिन वो इस वजह से कि बहस जारी है और इस बहस के खत्म होने के बाद ये समझ में आएगा कि क्या कुछ हो रहा है। और कुछ ही हफ्तों में आ जाएगी कोरोना की वैक्सीन। ये है डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान बहस के दौरान, जिस पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। अंबुजा सीमेंट दमदार डिविडेंड, सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस पर आपने सुना, और विकास सेठी साहब ने भी कहा कि एक बड़े डिविडेंड की तैयारी है और 17 रुपए का बड़ा डिविडेंड इस वक्त अंबुजा सीमेंट से अनएक्सपेक्टेड आता हुआ दिखा है। स्टॉक रहेगा जबरदस्त एक्शन में। जेएसडब्ल्यू स्टील, नेस्ले, टेक महिंद्रा ये आज पेश करने वाले हैं अपने नतीजे, तो इन नतीजों के दम पर भी रहेगी जबरदस्त तेजी तो और एक्शन इन तमाम स्टॉक्स में। दी बिल्कुल अनिल जी, और दमदार एक्शन ऑलरेडी हम देख रहे हैं। हालांकि मार्केट्स थोड़ा इस समय कॉशियस दिख रही हैं, पर जो डिबेट चल रही है ट्रंप और बाइडेन साहब के बीच, थोड़ी देर में खत्म भी होने वाली है डिबेट, और इस बार थोड़ी संभली हुई डिबेट दिख रही है। सर आखिरी बार तो बॉक्सिंग मैच था, इस टाइम थोड़ा चेस के मैच की तरह ये डिबेट चल रही है। पर किस तरह से अब समझना चाहिए, 10-12 दिन बाकी हैं अमेरिकन इलेक्शंस के लिए भी, तो कैसे देखना चाहिए इस डेवलपमेंट को? दीप, मैंने सुना है और सही सुना है क्या? अगर आप मुझे कंफर्म कर सके कि इस बार डिबेट के बीच में जो मॉडरेटर हैं उनके पास ये हक है कि वो जब चाहे दोनों के माइक बंद कर दे, बीच में बोलने न दें, क्या ऐसा हो रहा है ना सही में? तभी ये डिबेट आपको ज़्यादा सिस्टेमेटिक लग रही है। नहीं तो पता चला कि मतलब जब ट्रंप और बाइडेन के बीच में डिबेट हो तो एंकर या मॉडरेटर का काम इतना ही होता है कि जब दोनों में से कोई सांस लेने के लिए एक पोज ले 2-3 सेकंड का, तब वो बीच में बोल ले, अदरवाइज तो बोलने का मौका नहीं मिलेगा। तो क्या ये आज ये बटन काम कर रहा है? एब्सोल्युटली अनिल जी, आखिरी बार क्योंकि इतना ज्यादा वाद विवाद हुआ था दोनों के बीच में और दोनों ने एक दूसरे को बात नहीं करने दी थी, तो नए रूल्स इस डिबेट के लिए सेट किए गए थे, जिसमें एंकर के या मॉडरेटर के पास ये हक था कि वो माइक म्यूट कर सकते हैं ताकि इंटरप्शंस ना हो। और सर कहना चाहिए इस बार कि ट्रंप साहब और बाइडेन साहब दोनों ये रूल्स फॉलो कर रहे हैं और दोनों ही एक संभले तरीके से अपने आर्ग्यूमेंट्स पुट फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ट्रंप साहब स्पेशली जो थोड़े इंपल्सिव हो जाते हैं, वो भी काफी स्ट्रिक्टली ये रूल्स फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि अमेरिका की जनता कह रही कि बॉयज बिहेव सेंसिबली। चुनाव लड़ रहे हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट का, दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी बनने का, इसके लिए झगड़ा न करें, सेंसिबल डिबेट करें, वो होती दिख रही। लेकिन वाकई में इस बार डिबेट में काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी आ रही जो कि लोगों को वोट डालने के लिए डायरेक्शन देने में मदद करेगी। मसलन कि ट्रंप साहब का ये दावा, और जिसकी वजह से कई सारे आज फार्मा स्टॉक्स दुनिया भर में मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं कि जल्द वैक्सीन हाथों में होंगी, नवंबर के अंत तक भी आ जाए तो बड़ी बात नहीं, और उनका ये कहना है कि बहुत जल्दी हम वैक्सीन आपके सामने रखेंगे। ये बाजारों को थोड़ा सा पसंद आता हुआ दिख रहा है। लेकिन अभी भी बढ़त बाइडेन साहब के साथ बनी हुई है, तो देखना होगा आगे बाजार इस पर किस तरह का रिएक्शन देते हैं। लेकिन फिर से इस बार भारी तो ट्रंप ही पड़ते हुए दिख रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है दीप की, जहाँ बहस का सवाल आता है वहाँ ट्रंप साहब भारी पड़ते हैं, लेकिन जहाँ बढ़त का सवाल आता है वहाँ जो बाइडेन साहब अभी भी लगातार बढ़त पर हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, कैसे होगा, और उस पर अमेरिका में किस तरह से किस चीज़ पर वोट पड़ेंगे और किसकी संभावनाएं बनेगी, ये हम विस्तार से भी चर्चा करेंगे। 10:45 पर अजय बग्गा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे, जो अमेरिका की राजनीति, अमेरिका के चुनाव, इकोनॉमी, दुनिया भर के बाजारों पर बड़ी पैनी नज़र रखते हैं और
पूरी तरह से इस बार अमेरिकी बाजारों का और अमेरिकी बाजारों के साथ साथ अमेरिका के चुनावों का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ हैं। तो 10:45 पर ये बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बग्गा साहब के साथ पूरा विश्लेषण। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी खबर जो बाजारों में जोश भर सकती है, पॉजिटिविटी ला सकती है, आए ना आए, मैं फिर यही कहूँगा दीप, जो ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि हफ्ते 10 दिन में कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी, अमेरिका की जो सेना है, आर्मी है, वो इसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी, हर एक अमेरिकन तक ये वैक्सीन पहुंचेगी। लेकिन फिर भी मैं इसे उतना ही वजन देता हूं जितना मुझे देना चाहिए, और वो वजन ये है कि ये चुनाव के पहले के भाषण है। ड्रग्स नहीं आई, वैक्सीन नहीं आई तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं। तो ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, जिस दिन आ जाएगी उस दिन देखा जाएगा। लेकिन ये चुनावी कलाबाजियां हैं जो दोनों ही आपके प्रेसिडेंट के जो उम्मीदवार हैं जो करते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल बहस ठीक चल रही है, और इस बहस से अभी तक ऐसा एक भी संकेत नहीं है जिससे कि बाजार में बड़ा उतार चढ़ाव बने, तेजी से गिर जाए या तेजी से बढ़ जाए। न्यूट्रल सी बहस है बाजार के लिए दीप इस वक्त। बिल्कुल अनिल जी, न्यूट्रल सी बहस है। अब तो बस पूरा इलेक्शन पर ही फोकस रहने वाला है। पर फोकस सर हमारी मार्केट्स में भी करते हैं, ये थोड़ा उतार चढ़ाव वाला हफ्ता रहा है। अब हम मंथली एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या संकेत आ रहे हैं? ये जो कंसोलिडेशन की रेंज है, ये एक्सपायरी तक ऐसा ही मूवमेंट दिखेगा? दीप, आपके इस सवाल का जवाब दूं उससे पहले एक चीज और कहना चाहता हूं, क्योंकि राजनीति की बात चल रही है, अमेरिका की राजनीति, तो अमेरिका की राजनीति के साथ हम हमारे देश की राजनीति नहीं भूलेंगे। बिहार के चुनाव जो होने जा रहे हैं उसके लिए मामला अब गर्म होता हुआ दिख रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी की भी रैली है, और आज साथ ही राहुल गांधी भी रैली करने वाले हैं, तेजस्वी यादव रैली करने वाले हैं। तो भले ही एक राज्य में चुनाव हो, लेकिन हमारे यहाँ एक एक राज्य के चुनाव को भी हम उतने ही नज़दीकी से देखते हैं और समझते हैं। तो एक्शन इंडिया में भी होना आपको साफ नजर आएगा। लेकिन मैं सोचता हूँ कई बार कि इस तरह की जो भले चलिए राज्यों के विधानसभा चुनाव में इस तरह की बहस ना हो, लेकिन अब हमारे यहाँ भी इस तरह की बहस तो होनी चाहिए। जब भी लोकसभा चुनाव हो तो कम से कम अगर कोई प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं तो, या दो बड़ी पार्टियों के जो लीडर हैं उनके बीच में इस तरह की सार्वजनिक बहस तो होनी चाहिए। और अगर ज़रूरत पड़े तो दीप, मैं है ना बिना किसी फीस के इसे करवाने के लिए तैयार हूँ, अपनी सेवाएं मुफ्त में देने के लिए तैयार हूँ। मज़ा तो आएगा अगर इस तरह की बहस होगी। और एक्चुअली एक तरफ मज़ा आने वाली बात है, दूसरी तरफ कौन क्या सोच रहा है, किसकी क्या नीतियाँ है, वो नीतियाँ भी साफ आएगी। तो ये हिंदुस्तान में भी लागू हो जाना चाहिए। क्या कहते हैं आप? सर बहुत मज़ा आएगा अगर ये हिंदुस्तान में भी लागू हो जाए, और उससे भी ज़्यादा मज़ा आएगा अगर आप मॉडरेट करें। और आपका एक्सपीरियंस ऑलरेडी इसमें काफ़ी है, क्योंकि आप दिन भर दिन गर्म मार्केट्स में आशु जी, विश्वेश जी, कुणाल जी, बंसल साहब सबके आर्गुमेंट्स हैंडल करते हैं। तो डिबेट तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी मॉडरेट करनी। चलिए देखते हैं हिंदुस्तान में ये बातें कब तक आती है, कब होता है, लेकिन हो तो बेहतर है। ऑन ए सीरियस नोट, लोगों को समझ में आना चाहिए कौन सा लीडर, कौन सी पार्टी किस तरह की थॉट प्रोसेस रखती है, और चुनावों से पहले सार्वजनिक मंच पर किस तरह के वादे और इरादे अपने दिखाती हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। जो आपका सवाल था एक्सपायरी के हफ्ते की स्ट्रेटजी, देखिए ये टाइम वाइज करेक्शन है जो बाजार दिखा रहा है। एक अच्छी मजबूती के बाद एक 12,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर के आसपास आप हैं। जाहिर सी बात है लाइफ टाइम हाई से 500 पॉइंट दूर। तो ऐसे में इन लेवल्स के आसपास दोनों तरह के व्यू बड़े स्ट्रांग है। एक व्यू वो है जो ये बिलीव कर रहा है कि इकोनॉमिक रिकवरी के संकेत दिख रहे हैं, नतीजों में दिख रहे हैं। आप सीमेंट कंपनियों के नतीजे देखें, आईटी कंपनियों के नतीजे देखें, बैंक्स के नतीजे देखें, आपका सीना चौड़ा हो जाएगा, एकदम कॉन्फिडेंस, अरे क्या रिजल्ट आ रहे, वाह सब कुछ ठीक, लाइफ बैक टू नॉर्मल, फर्स्ट क्लास, पहले से बेहतर। ये एक व्यू है जो बड़ा स्ट्रांग है और जो लगातार खरीदारी कर रहे हैं, और खरीदारी इसलिए भी कर रहे हैं कि उनके पास है दम पैसे का, लिक्विडिटी का। तो उस लिहाज से ये व्यू बड़ा स्ट्रांग है। इस व्यू को और आग में घी डालने का काम कर रहे हैं अमेरिकी बाजार, ग्लोबल मार्केट जो मजबूत है। तो इस लिहाज से 7,500 के बजाय 12,000 पर जो तगड़ी बाइंग होती दिख रही है वो इस व्यू वाले खेमे की है, जो स्ट्रांगली सोचते हैं कि इकोनॉमिक रिकवरी आएगी। और हमेशा मार्केट पहले रिएक्ट करते हैं, रिकवरी बाद में आती है, जो कि सच भी है। मार्केट का रिएक्शन हमेशा पहले होता है।
ये खरीदारी वाले। दूसरा एक स्ट्रॉन्ग व्यू और इन लेवल्स पर बनता हुआ दिख रहा है, और वो व्यू ये बन रहा है दीप कि बहुत हो गया भाई, इतना चढ़ चुके हैं, लगभग पूरा नुकसान हमने पूरा कर दिया। अब तक का शायद सबसे खराब साल 2020 इस लिहाज से रहा हो कि जहां हेल्थ और वेल्थ दोनों पर झटके लगे हों, 6-6 महीने लोगों को घर में बंद रहना पड़ा हो, न सिर्फ कोई एक आध देश बल्कि पूरी दुनिया। ऐसे में दुनिया की रिकवरी पूरी तरह से लौटने में, पहले वाले लेवल्स पर पहुंचने में भी वक्त लगेगा। ये व्यू रखने वाले भी लोग बहुत स्ट्रॉन्गर, साथ ही ये व्यू रखने वाले लोग भी स्ट्रॉन्गर कि देखिए वैल्यूएशंस बाजार में बहुत महंगे हैं और अल्टीमेटली एक तरफा तेजी के बाद करेक्शन आना तय है, और वो व्यू स्ट्रांगली बिकवाली कर रहा है। आप देखिए नो ट्रेडिंग सेशन में घरेलू फंड की तरफ से 12,000 करोड़ की बिकवाली हुई है, और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में 6,000 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी की है आपके एफआईज ने, 6,500 करोड़ के आसपास की पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में। तो ये दो स्ट्रॉन्ग व्यूज आमने सामने हैं, और जब दो स्ट्रॉन्ग व्यू आमने सामने होता है तो फिर एक तरफ जैसे ही गिरावट आती है तेज खरीदारी होती है, दूसरी तरफ जैसे ही रिकवरी आती है तेज बिकवाली होती है, और इस बीच में ट्रेडर हैं जो झूलते रहते हैं, या तो कॉन्ट्रा ट्रेड लेकर थोड़ा बहुत मुनाफा बन जाता है, या फिर रेंज के ब्रेकआउट के इंतजार में या ब्रेकडाउन के इंतजार में जहां उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं। तो मेरा ये समझना है कि ये बढ़िया तेजी के बाद बाजार एक टाइम वाइज करेक्शन दे रहा है। आमतौर पर एक चीज और देखी जाती है दीप, जो मैं बहुत स्पेसिफिकली रखना चाहता हूं, और वो ये कि एक बेहतरीन ट्रेंड के बाद जब बाजार में वॉलेटिलिटी उतार चढ़ाव बढ़ता हुआ दिखे तो वो बाजार में थोड़े रिवर्सल के या रुकावट के संकेत देता है। तो रिवर्सल तो नहीं कहूंगा, लेकिन रुकावट के संकेत थोड़े से हल्के हल्के आते हुए दिखे हैं इस वक्त बाजार में, पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में जिस तरह की वॉलेटिलिटी हुई। लेकिन ये वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी नहीं है, मुझे इससे ज्यादा वॉलेटिलिटी चाहिए, तब मैं कॉन्फिडेंटली ये कह सकता हूं कि 12,000 के ऊपर जाकर टिकना मुश्किल है। तब तक आपके लिए एक ही तरीका है, एक्सपायरी के हफ्ते में जा रहे हैं तो ट्रेड करने का, आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए कि मुझे किस लेवल के नीचे निकल जाना है। मेरा बहुत साफ स्टॉप लॉस है, और वो ये है 11,650। 11,650 के ऊपर जब तक आप हैं, अपनी पोजिशनल, अपने इन्वेस्टमेंट, इनको बिल्कुल इंटैक्ट रखिए, बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत नहीं। 11,650 के नीचे निफ्टी बंद होता है, ट्रेड करने लगता है, तो आपको पॉजिटिव से न्यूट्रल हो जाना है, वहां पर आपको अपनी तेजी की पोजीशन थोड़ी कम कर लेनी, प्रॉफिट बुक कर लेनी है। एग्जिट करने का अभी लेवल बहुत दूर है, वो जब आएगा तब मैं बताऊंगा। तो 11,650 यानी कि आप यहां से कितने 250 पॉइंट, इतना तो आपको रिस्क रखनी पड़ेगी। 2% की रिस्क तो आपको हमेशा मार्केट में लेकर चलनी पड़ेगी, 2-2.5% की, उससे ज्यादा की रिस्क है नहीं दीप। तो मेरे लिए 11,650 एकदम वो परफेक्ट लेवल है जिसके नीचे ही तनाव होगा। हाँ, 12,025, 12,050 के पार निकलकर निफ्टी बंद हुआ तो फिर 12,200, 12,400 लाइफ टाइम हाई की तरफ भी बढ़ेंगे, और तब तक आप इंतजार कीजिए, आराम से देखते रहिए। और एकदम शॉर्ट टर्म व्यू है, 11,800 के नीचे की क्लोजिंग, 12,025 के ऊपर की क्लोजिंग, ये आपको बाजार में एक डायरेक्शनल मूव दे सकती है। तो मेरे हिसाब से एक्सपायरी के हफ्ते में रोटेशन होगा, सेक्टर्स का रोटेशन होगा, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का, और उस लिहाज से हो सकता है बाजार बड़ा मुंह दिखाने के पहले कुछ संकेतों का इंतजार करें, जो कि अगर आपको मिलेंगे तो ग्लोबल मार्केट से, क्योंकि आप और अमेरिका के चुनाव के नजदीक पहुंचेंगे, और जितना चुनाव के नजदीक पहुंचेंगे, याद रख के चलिए, मानकर चलिए, इंट्राडे में ओवरनाइट अमेरिकी बाजारों की वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। तो ट्रेडर्स को इस वक्त ओवरनाइट पोजीशन रखना, इंट्राडे पोजीशन रखना बेहद सावधानी के साथ है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। आप सिर्फ सावधानी रख सकते हैं, मार्केट का मूव एग्जैक्टली इस तरह के माहौल में प्रेडिक्ट करना आपके लिए मुश्किल होगा। टाइम वाइज करेक्शन होता है, होने दे, हेल्दी है। प्राइस वाइज करेक्शन बड़ा ना हो, बस उसका ध्यान रखना है जी। बिल्कुल, तो कैपिटल प्रेजर्वेशन पर ध्यान दीजिए और थोड़ा अपनी स्ट्रैटेजी भी उसी हिसाब से बनाइए। सर, आपने रोटेशन की बात करी तो मेरा भी सवाल उसी पर था, क्योंकि कल सेकंड हाफ में मिड कैप्स बहुत एक्टिव हो रहे थे, कई सारे कैश स्टॉक्स में हमने क्लोजिंग की तरफ बड़े बड़े ब्रेकआउट्स आते हुए देखे, तो ये उसी रोटेशन का हिस्सा है? देखिए, आपको कहीं न कहीं तो ट्रेड करना है, कमाना तो है, पैसा तो बनाना है। अब मौके तो ढूंढने पड़ेंगे। चलिए 12,000 पे इंडेक्स अटक रहा है, 24,500, 25,000 पे बैंक निफ्टी अटक रहा है, तो अब क्या? तो अगर देखिए मिड कैप के लिए क्या चाहिए दीप, मिड कैप के लिए सिर्फ 2 चीजें चाहिए, अच्छा सेंटिमेंट और रेंज बाउंड बाजार। एक तरफा बाजार नहीं चाहिए, रेंज बाउंड। वो समझिए क्यों। देखिए, पहले तो सेंटिमेंट अच्छा है तो ही आप मिड कैप खरीदेंगे। खराब सेंटिमेंट में तो आप सबसे पहले है ना लार्ज कैप ही खरीदते हैं, क्योंकि वहां पर आपको रिस्क कम दिखती है, सेफ्टी दिखती है। अब रेंज बाउंड बाजार क्यों चाहिए, इसको समझना चाहिए।
अगर आपका एक तरफा मार्केट है, इंडेक्स भाग रहा है, तो आप इंडेक्स ही खरीदेंगे ना, फिर एचडीएफसी खरीदेंगे, फिर आईसीआईसीआई बैंक खरीदेंगे, रिलायंस खरीदेंगे, टीसीएस खरीदेंगे, ठीक है। लेकिन जब रिलायंस, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक ठंडे हो जाए, एचडीएफसी बैंक ठंडा हो जाए, तब क्या? अब आपको पता है न बड़ी गिरावट होने वाली है, न बड़ी तेजी होने वाली है, तो फिर पैसा बनेगा कहाँ? तब लोग और फंड्स मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो ये पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन में जो रेंज बाउंड ट्रेड हुआ है, जो टाइम वाइज करेक्शन हुआ है, इसने मिड कैप्स में मौके जनरेट किए। आप देखिए कल सेकंड हाफ में क्या गजब मिड कैप भागे, कुछ स्टॉक मतलब ऐसा जैसा कल मिलेगा नहीं, ये होता है। और ये यूफोरिया में कई बार कहता हूं कि ये महाकुंभ है जो 12 साल में एक बार बढ़ता है। मिड कैप्स का महाकुंभ साल में 12 दिन के लिए लगता है। उस 12 दिन में आपको जितना स्नान करना है, डुबकी लगानी लगा लो। और वो, हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं, इस बार थोड़ा लंबा चला है, अच्छी बात है, लेकिन वो महाकुंभ फिर से लगता है कि तैयारी हो रही है। अब देखते हैं 1-2 दिन में अगर मार्केट रेंज बाउंड रहा और मार्केट कहीं नहीं गया तो फिर मिड कैप स्मॉल कैप भागेंगे। लेकिन इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिए, अगर मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया नीचे की तरफ तो फिर मिड कैप टिक पाएंगे, ये गलतफहमी बिल्कुल भी नहीं रखनी है। मिड कैप तभी चलेंगे, एक ही फॉर्मूला है, सेंटीमेंट अच्छा रहना चाहिए और मार्केट रेंज बाउंड रहना चाहिए, तभी मिड कैप में एक्शन आता है, बस उतना ध्यान में रखिए। जी दीप। बिल्कुल, तो मिड कैप्स में थोड़ा एक्शन आ रहा है, मजे लीजिए उसका और देखिए किन स्टॉक्स पर आपको बढ़िया मूवमेंट आएगा। सर 2 स्टॉक्स और फिर आज के सेटअप की बात करते हैं। अंबुजा 17 रुपए पर शेयर का डिविडेंड, और सेठी साहब हमें बोल के भी गए थे 15 से 20 रुपए पर शेयर का डिविडेंड वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली मिडल ऑफ दैट रेंज आया। और वेदांता कल बोर्ड बैठक है, बड़े डिविडेंड की यहाँ पर भी उम्मीद है। इन दोनों डिविडेंड प्लेस पर आपकी कॉमेंट्री सर। देखिए दीप, आपको याद होगा कि इंटरिम डिविडेंड का जब बीएसई पर नोटिस आया तब हम अकेले थे और हमने बहुत प्रोमिनेंटली इसे फ्लैश किया, और तब भी मैं भी यही बात कर रहा था कि बड़ा डिविडेंड आने की संभावना है इंटरिम डिविडेंड का जो नोटिस आया। नहीं तो आमतौर पर इंटरिम डिविडेंड के 50 नोटिस आते हैं, हम कभी इस तरह से उसको हाईलाइट नहीं करते। मुझे अच्छे से याद है तब स्टॉक का भाव शायद मुश्किल से 246-47 रुपये के आसपास चलता होगा। उसके बाद सेठी साहब ने भी रिकमेंड किया 15 से 20 रुपये का जो डिविडेंड अंबुजा सीमेंट ने दिया, ये कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड है। और सबसे बड़ी बात है कि 5% से ज़्यादा का डिविडेंड अगर आता है पिछले दिन की क्लोजिंग प्राइस से, यानी कि कल की क्लोजिंग प्राइस अंबुजा की 253 है, 5% होता है 12.5-13 रुपये, 70 रुपये का डिविडेंड है। इसका मतलब है कि इसमें एफएनओ में एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। जिनकी पोजीशन एफएनओ में है उन्हें भी डिविडेंड का फायदा मिलेगा। तो जो लोग डिविडेंड के लिए खरीदना चाहते हैं वो अब भी खरीद सकते हैं। मेरा ये समझना, आज ऑलरेडी स्टॉक बड़े गैप के साथ खुलेगा, 4-5% मजबूत खुलना चाहिए और अच्छे नतीजे भी हैं तो टिकना भी चाहिए। अब ये हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों पर आ जाए तो आ जाए, लेकिन अंबुजा सीमेंट ने बड़ा डिविडेंड देकर और अच्छे नतीजे देकर अपने लिए एक बेस बना लिया है, तो ये बाय ऑन डिप्स वाला स्टॉक हो जाएगा, यहाँ पर मजबूती रहेगी। अब रहा सवाल वेदांता का, वेदांता पे भी मैं उम्मीद करता हूँ 15 से 20 रुपए तो मिनिमम डिविडेंड आना चाहिए, इस रेंज में आना चाहिए। और उसकी वजह यह कि वैसे अगर आप कैलकुलेशन करके देखेंगे तो डिविडेंड कहीं ज्यादा बनता है, लेकिन इस वक्त वेदांता कितना देना चाहती है और उसके बाद कितना हाथ में रखना चाहती है ये कहना मुश्किल है। तो मैं सेफर साइड पर एग्रेसिव होकर मैं 30-35 रुपए भी कह दूं बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं सेफर साइड पर चलना चाहता हूं और सेफर साइड पर मुझे लगता है 15 से 20 रुपए के आसपास के डिविडेंड की उम्मीद आप वेदांता से भी कल कर सकते हैं, और उस लिहाज से मंडे के सेशन में वेदांता भी एक्शन दिखाएगा। तो ये दोनों स्टॉक डिविडेंड के लिहाज से, और अब ये जो डिविडेंड वाला सीजन चल रहा है इसमें आपको मौके ढूंढने हैं। दीप, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, ये रिस्क फ्री ट्रेड है और पोजिशनल ट्रेड है। एक तो ये कि आपको मिनट टू मिनट देखने की जरूरत नहीं इन ट्रेड्स में, दूसरा ये कि आपके लिए नीचे की रिस्क लगभग कम हो जाती है। अब वेदांता जितना भी डिविडेंड है, ऐसा तो है नहीं कि स्टॉक क्या भाव पे स्टॉक है, मुश्किल से 105-106 रुपए पे, 104 रुपए पे, यहां खोने को क्या है, डीलिस्टिंग ऑफर फेल होने के बाद भी 95 के नीचे कोई हार्डली ट्रेड किया है, तो आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है 110-12 है तो आराम से हो ही जाएगा, उसके बाद कितना डिविडेंड आता है उस पर डिपेंड करता है। तो ये दो बहुत बेहतरीन ट्रेड है, अंबुजा निकल चुका है, वेदांता अब भी एक अच्छा ट्रेड है। जी दीप। बिल्कुल, और अब नज़र रहेगी कि वेदांता का क्या डिविडेंड आता है। हमने आपको एक्सक्लूसिव रिसर्च भी इस पर प्रेजेंट करी थी, डिविडेंड के डिफरेंट सिनेरियोज क्या हो सकते हैं। चलिए सर, फिर आज का सेटअप समझाइए। ग्लोबल बातों पर तो हमने चर्चा करी है, पर आज का सेटअप आपको क्या लग रहा है? सेटअप परफेक्ट है दीप। ग्लोबल संकेत मैंने पॉजिटिव रखे हैं क्योंकि दो वजह से, एक तो अमेरिका के बाजार मजबूती के साथ बन रहे हैं, दूसरा बेस अच्छी चल रही है भाई, तो दोनों को देखकर मजा आ रहा है। तो ग्लोबल संकेत हमारे पॉजिटिव है दीप। उसके अलावा
एफआईएस के संकेत पॉजिटिव हैं, घरेलू संकेत नेगेटिव हैं, एफएनओ के संकेत मैंने बदले, न्यूट्रल से कॉशियस किए हैं थोड़े से, जो मैं विस्तार से आगे आपको बताऊंगा। सेंटीमेंट न्यूट्रल है और ट्रेंड पॉजिटिव है। आज की सपोर्ट रेंज निफ्टी की 11,765, 11,835, ये 70 पॉइंट की रेंज निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट के तौर पर आज काम करेगी। 11,975, 12,025, ये आपकी 50 पॉइंट की रेंज निफ्टी पर ऊपरी स्तरों पर रुकावट का लेवल है। अब आइए बैंक निफ्टी, 24,250, 24,325, ये मजबूत सपोर्ट जोन है दिन के लिए एक बार की। अगर इसके नीचे गए, टूटे, बिखरे, तो फिर 24,050, 24,100 वो रेंज है जहां पर आपको खरीदारी करनी ही करनी चाहिए। देखिए दीप, संकेत पढ़ते पढ़ते, बात करते करते एसजीएक्स निफ्टी 15 पॉइंट ऊपर हो चुका है। मूड माहौल सिर्फ हमारे यहाँ नहीं बदलता, सिंगापुर में भी बदलता है। बैंक निफ्टी 24,650, 24,800, ये डे सपोर्ट रेंज है, डे हायर रेंज है। 24,650, 24,800, 24,825, 24,850 के पार निकले तो 24,950, 25,200 स्ट्रॉन्ग सेल जोन या प्रॉफिट बुकिंग जोन जिसे आप मान सकते हैं। वहां पर आपको बेचना भी चाहिए तेजी की पोजीशन को और प्रॉफिट बुक भी करना चाहिए। और बहुत एग्रेसिव ट्रेडर है तो आप वहां पर शॉर्ट भी करें, कोई दिक्कत नहीं, वापस नीचे में आपको एंट्री मिलेगी। ये आपके लिए आज के सपोर्ट जोन और ये सारे हो गए। जी दीप। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए कुछ अहम लेवल्स जहां पर आपको नजर रखनी है। दिन की रेंज क्या निकल कर आती है सर? दिन की रेंज दीप 11,865, 11,935, ये 70 पॉइंट की रेंज है जिसमें निफ्टी ट्रेड करना चाहिए। मीडियम रेंज आपकी 11,830 से लेकर 11,970 की निकल कर आती है और बड़ी रेंज 11,765 से 12,025। आप कहेंगे ये आज बड़े लेवल मुश्किल वाले हैं, याद रखने के लिए। कभी कभी क्या होता है, मैं भी ज़्यादा काम करता हूँ, जब ज़्यादा काम करने लगता हूँ, घुस जाता हूँ अंदर, तो पॉइंट वाले लेवल भी निकाल देता हूँ, नहीं तो राउंड फिगर में दे देता हूँ अंदाज से कि 5-10 पॉइंट निफ्टी में ऊपर नीचे गिन लीजिए। लेकिन जब ठीक है, इतनी मेहनत की एग्जैक्ट लेवल निकले हैं तो लिखने हैं तो फिर दे देते हैं। तो 11,765, 12,025 ये फाइनल रेंज है निफ्टी की बड़ी वाली, और बाकी रेंज आपके सामने। बैंक निफ्टी 24,325, 24,650 ये छोटी रेंज है। 24,250, 24,800 ये मीडियम रेंज है और इस रेंज से बाहर निकले तो 24,050 से लेकर 24,950 से 950 की रेंज बड़ी रेंज आप मानकर चलें। कल का सवाल का जवाब आज आपको पूछे बगैर ही दे दूं दीप, फिर से लीडरशिप बैंक निफ्टी से ही होगी। मजबूती बनेगी तो बैंक निफ्टी पहले भागेगा, कमजोरी बनेगी तो निफ्टी पहले गिरेगा, बैंक निफ्टी पहले गिरेगा। बैंक निफ्टी से ही लीडरशिप आनी है, ये मानकर चलिए। अब आइए, जिस वजह से मैं आपको कह रहा था कि थोड़ी सी ऊपरी स्तरों पर सावधान रहना है, जो मैंने वायदा कारोबार के संकेत भी न्यूट्रल रखे हैं। पहले तो बता दूं, एफआईएस की नेट लॉन्ग पोजीशन 1% घटी है, 64% पर आई, कंफर्टेबल है। लेकिन पुट कॉल रेशियो बढ़कर आया है 1.61 पर। और इस बार जब आप मंथली सीरीज की एक्सपायरी में जाते हैं ना, तो आपके पास पोजीशन काफी होती है, डेटा काफी होता है। मुझे मंथली सीरीज वाली एक्सपायरी ज्यादा पसंद है, और वो इसलिए ज्यादा पसंद है कि वहां पर डेटा भरपूर होता है। नहीं तो हर शुक्रवार सुबह आता हूं, मैं बोलता हूं कुछ डेटा ही नहीं है, छोड़ो जाने दो। लेकिन मंथली सीरीज में कभी ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्या होता है, ज्यादातर एफआईज हुए हैं, फंड्स हुए, वो अपनी पोजीशन मंथली सीरीज में बनाते हैं। वो वीकली ट्रेडर नहीं है, वो वाकई में हेज करते हैं, और हेज करने के लिए आज से वो ट्रेड करते हैं तो वो मंथली सीरीज में करते हैं। और इसीलिए जब हम मंथली सीरीज के हफ्ते में जाते हैं तो डेटा भरपूर मिलते हैं, और उस भरपूर डेटा को एनालिसिस करने में और उसके दम पर बाजार चलता है, उसका बड़ा मजा है। तो इस हफ्ते बैंक निफ्टी पर तगड़े ट्रेड मिलेंगे, ये मेरी गट फीलिंग है डेटा के दम पर। ये ऐसा लग रहा है मुझे देखकर, तो देखते क्या कुछ होता है। तो पुट कॉल रेशियो जो 1.42 से 1.61 आया, बढ़कर लगभग 20 बेसिस पॉइंट हायर साइड पे। मैं ये तो नहीं कह रहा कि और बोट हो गया अब सब कुछ बेच दो और भाग जाओ ना, ऐसा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये है दीप कि आपको ऊपरी स्तरों पे सावधान रहना, लेना है लेकिन अपने भाव से, ऐसा नहीं कि बहुत कूद कर। तो 12,000, 12,025 वो रेंज है जहां पर पुट कॉल रेशियो हायर साइड पर है। मार्केट बढ़ेगा तो और ऊपर हो जाएगा पुट कॉल रेशियो। 12,000 आपका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का लेवल है कॉल्स में, वो रुकावट वाला लेवल है। 25,000 के आसपास बैंक निफ्टी पहुंच गया, पुट कॉल रेशियो हायर है, 25,000 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, वहां आपको खरीदना नहीं है। खरीदने के लिए वापस नीचे का इंतजार करना है। हाँ, अनलेस कि बड़ा ब्रेकआउट मिल जाए कि 12,025 पार करके टिक जाए और वो हो जाए, वो तो अभी आज तो लगता नहीं है। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, 25,000 पार करके बैंक निफ्टी टिक जाए और बहुत बड़ा मुद्दा, वो भी आज लगता नहीं है। लेकिन फिलहाल जो डेटा है, डेटा ये कह रहे हैं कि 12,000 और 24,800, 25,000 ये वो लेवल है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आना तय है। ये आपके लिए विक्स कंफर्टेबल है 1% नीचे। जी दीप।
ऊपरी स्तरों पर अभी भी थोड़ी रेजिस्टेंस दिख रही है बाजार में, यहाँ पर आपको नजर रखनी चाहिए। तो उस लिहाज से सर जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उन्हें क्या करना चाहिए? कुछ नहीं बदला लाइफ में, चारों लेवल एग्जिस्टिंग पोजीशन के सेम टू सेम कल वाले हैं। अगर कल वाले आपको याद है तो आपको देखने की भी जरूरत नहीं। 11,750 इंट्राडे क्लोजिंग सेम, 24,250 बैंक निफ्टी पर इंट्राडे क्लोजिंग सेम। कल देखिए, आप देखिए खूबसूरती देखिए स्टॉप लॉस की, कल भी आपको 24,250 दिया। आप स्पॉट लेवल पर बैंक निफ्टी का कल का लो देखिए, एग्जैक्ट 24,250 वहीं से घुमा है। तो स्टॉप लॉस किसी का ट्रिगर नहीं हुआ। स्टॉप लॉस लेवल ऐसा नहीं मैं अंदाज से देता हूं, जब मैं अंदाज से देता हूं तो मैं कहता भी हूं कि अंदाज से दे रहा हूं। ये अंदाज वाले स्टॉप लॉस नहीं, गिन चुन के एकदम पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेट करके दिए हुए दीप। तो ये आप स्टॉप लॉस रखिए इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर। बैंक निफ्टी पर सेम 12,050, माफ कीजिएगा निफ्टी पर सेम शॉर्ट पोजीशन पर 12,050 और बैंक निफ्टी पर आपकी शॉर्ट है 24,825। कल भी यही दिया था, आप देखिए परसों भी यही दिया था, 24,825 पार नहीं हुआ है। ये आपके लिए स्टॉप लॉस। अब आइए आपको बनानी है नई पोजीशन। अब तो एसजीएक्स निफ्टी मूड बदल रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूं? दो तरीके हैं, या तो आप 11,800 का स्टॉप लॉस लगाकर अभी खरीद लीजिए, या बेहतर ये है कि आप इंतजार करें अपनी रेंज में आने का। रेंज में मतलब 11,775 से 11,835, इस रेंज में आए तो छोड़ना मत, ले लेना, झपट लेना, पकड़ लेना। 11,725 आपका स्टॉप लॉस होगा, 11,875, 11,900 दो छोटे टारगेट, 11,935 और 11,975 ये फाइनल टारगेट आपके लिए निफ्टी पर आएंगे ऊपर की तरफ, ये ध्यान में रखिए। अब जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं बिल्कुल करिए, 11,970 से 12,015 इस रेंज में जरूर शॉर्ट करना चाहिए। एक चांस लीजिए, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के डर से कोई ट्रेड करेगा तो कभी ट्रेड ही नहीं कर पाएगा जिंदगी में। तो हमेशा रहता है, हर ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का डर तो रहता ही है। और स्पेशली जब आप कॉन्ट्रा ट्रेड करो, आप सोचो 12,000 के आसपास निफ्टी होगा, 100 पॉइंट ऊपर, तो सेंटीमेंट कैसा होगा? बहुत बढ़िया, शानदार, बेहतरीन। कौन शॉर्ट करे ऐसे में? लेकिन जब लेवल है आपके पास में, रेंज है आपके पास में, और उस रेंज से अगर आप सोचिए 12,000 के आसपास 4 बार पहुंचा है और वहां से रिएक्शन दिया, तो अगर 4 शॉर्ट ट्रेड आपने वहां लिए तो 4 तो प्रॉफिटेबल हुए। एक में किसी न किसी में कभी न कभी तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, जब होगा तो कर लीजिएगा, उसके बाद शॉर्ट नहीं करेंगे। तो यहां पर सिंपल है, 12,000 के आसपास आपको शॉर्ट करना है। 12,050 क्लियर कट वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है। 11,940, 11,900, 11,875 और 11,835 ये है वो लेवल्स जिसके लिए आपको बनानी है डीप शॉर्ट पोजीशन। ये आपकी बात हुई निफ्टी की। जी जी अनिल जी, तो ये है आपके लिए पोजीशंस का सवाल। बैंक निफ्टी पर नई पोजीशंस की सलाह सर? अच्छा, बैंक निफ्टी भी देना है क्या? मुझे लगा कि बैंक निफ्टी मार्केट खुलने के बाद ही दूंगा, उसी वक्त बताऊंगा आपको कि बैंक निफ्टी में क्या है। कि पता नहीं आज वो गट फीलिंग ऐसी स्ट्रॉन्ग आ रही है कि बैंक निफ्टी में कुछ ट्रेड बनेंगे, बढ़िया ट्रेड बनेंगे दीप। तो मैंने जानबूझ के, नहीं तो आमतौर पर मैं आधे में रुकता नहीं, निफ्टी बैंक निफ्टी साथ में ही देता हूँ। मुझे लगा शायद आप भी भूल जाएंगे तो चल पड़ेंगे आगे। चलिए, आपने पूछा है तो बताता हूँ। 24,100, 24,250 मेरे लिए बाय जोन है बैंक निफ्टी पर आज के लिए। यहाँ खरीदारी कीजिए 24,000 के स्टॉप लॉस के साथ। 24,325, 24,425, 24,525, 100 पॉइंट पर ये तीन तो टारगेट हो गए आपके। 24,325, 425, 525, 625, 400 पॉइंट और 24,800 फाइनल टारगेट है बैंक निफ्टी पे। अगर आप नीचे में खरीदते हैं तो ये आपके लिए लेवल हो गए। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, अब ये इसमें थोड़ा सा इशू ये कि शॉर्ट कहाँ किया जाए। 24,650 के ऊपर थोड़ा कंजेशन जोन में तो आ जाता है, लेकिन 24,650 में शॉर्ट करना थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि यहाँ से 150 ही पॉइंट ऊपर है। तो मैं ये कहूँगा कि आप जितना 24,800 के नज़दीक बेच पाए उतना बढ़िया है। और जब आप 24,800 के नज़दीक, 24,825 के नज़दीक बेचें तो स्टॉप लॉस आपको बहुत छोटा रखना है डीप, सिर्फ 50 पॉइंट का, 24,850 का। 24,850 का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो तो हो जाने दें। और जो एग्रेसिव ट्रेडर नहीं है, रिस्क लेने वाले नहीं है और स्क्रीन के सामने नहीं बैठते, वो शॉर्ट करे ही ना, वो करे ही ना, मत करो। अगर आपसे नहीं होता तो मत करें। और 24,650 से आपको सोचना शुरू करना है। ऐसा नहीं 24,650 पे जाके मार दिया सारा। मार्केट का मूड, माहौल, अमेरिका के फ्यूचर्स, हमारी ओपनिंग, ये सब देखिए। बड़े गैप से मिले तो एक बार सोच सकते हैं, लेकिन गैप से न मिले, स्क्रीन पर मार्केट बढ़े तो स्क्रीन पर मार्केट बढ़ने की स्ट्रेंथ अलग होती है, गैप से खुलने वाली स्ट्रेंथ अलग होती है। गैप की स्ट्रेंथ पर बेचना चाहिए, स्क्रीन पर बढ़ने वाली जो स्ट्रेंथ है उसका हमेशा आदर करें, सम्मान करें, रेस्पेक्ट करें, वो आपके ज्यादा काम की होती है। तो 24,800 के जितना नजदीक बेचेंगे उतना बढ़िया है। स्टॉप लॉस 24,850 का, 24,550, 425, 325 और 24,250 ये आपके लिए फाइनल ट्रेड है इस बार आपके लिए। जी दीप।
बिल्कुल, तो ये है आपके लिए नई पोजीशंस बनाने की सलाह। और जैसे कि अनिल जी कह रहे थे, एक्शन आएगा तो भरपूर एक्शन आपको बैंक निफ्टी में पहले देखने को मिलेगा। सर, इस सीरीज में कि जैसे जैसे हम एक्सपायरी की तरफ जा रहे हैं, वायदा कारोबार से बैन के बाहर निकल रहे हैं स्टॉक, एंट्री कम स्टॉक्स की हो रही, तो अब सिर्फ 5 स्टॉक्स हैं बैन में, और कल एग्जिट हुई है इंडिया बुल्स हाउसिंग और आइडिया की, तो यहाँ पर भी नजर रखिए। सर, डेटा थोड़ा समझाइए, क्योंकि एफआईज ने फिर से कैश में अच्छी खरीदारी करी है, डीआईएस अभी भी नेगेटिव लग रहे हैं, क्या समझना चाहिए? बिल्कुल दीप, वही ट्रेंड है और ट्रेंड बरकरार है जब तक एफआईएस की खरीदारी के आंकड़े दिक्कत की बात नहीं है। इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन थोड़ी सी कम की, एफआईएस ने हल्के फुल्के शॉर्ट बनाए लेकिन ज़्यादा नहीं है। 318 करोड़ के इंडेक्स में बिकवाली, तो कैश के डेटा दमदार हैं, एफएनओ के डेटा हल्के से नेगेटिव साइड पर, और घरेलू फंड दबाकर बेचे 2000 करोड़। मतलब ऐसा है कि कल बेचने को मिलेगा नहीं, उस तरह से बेच रहे हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, और बाकी एफएनओ के डेटा में विस्तार में आपको बता ही चुका हूँ। 1:61 पुट कॉल रेशियो है। प्रीमियम थोड़ी सी बैंक निफ्टी पर बढ़कर आई है 74 पॉइंट की, निफ्टी में 2 पॉइंट डिस्काउंट पर है। वही 11,800 नीचे सपोर्ट लेवल है इमीडिएटली निफ्टी पर, जहाँ पर 19 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। 11,900 आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल है, दोनों जगह बराबर ओपन इंटरेस्ट है 17-18 लाख शेयरों का पुट और कॉल में, और 12,000 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 31 लाख शेयरों का, जो कि बड़ा है। तो 12,000 पार करना मुश्किल है, 11,800 के नीचे ट्रेड करना मुश्किल है। बैंक निफ्टी 24,500 मेक और ब्रेक लेवल है, जहां पर बराबर ओपन इंटरेस्ट है पुट और कॉल में 4-5 लाख शेयरों का, 24,000 उसके नीचे मजबूत सपोर्ट, 25,000 रुकावट की लेवल। ये आपके लिए जो ज़्यादा पोजीशन बनी है वो कॉल राइटिंग में है 12,000 पर और 24 और 25,000 पर बैंक निफ्टी पर। तो फिलहाल डेटा के दम पर यह दिख रहा है कि 12,000 पार करना आसान नहीं होगा, 25,000 पार करना आसान नहीं होगा। जी दीप, 12,000 25,000 इन दोनों लेवल्स पर हम रखेंगे नज़र। आइए आपको कुछ स्टॉक्स के बारे में भी बता दें, और थोड़ी देर में वरिंदर बंसल से भी चर्चा करेंगे रिजल्ट एक्सरे में उन्हें कौन से स्टॉक्स पर स्ट्रैटेजी देनी है आज। पर उससे पहले कुशल, वरुण, पूजा और साथ ही आशीष हमारे साथ तैयार हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताइए आज के खबरों वाले स्टॉक्स और कुछ ट्रिगर्स क्या हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। आप देखिए निफ्टी में जो आने वाले नतीजे हैं उस पर आपको फोकस रखना होगा, जिसमें जेएसडब्ल्यू स्टील जो है 2 से 3:30 बजे के बीच आते हुए नजर आ सकते हैं। साथ ही नेस्ले इंडिया पोस्ट मार्केट, इसके भी नंबर्स आते हुए दिखेंगे, और टेक महिंद्रा, यहाँ पर भी पोस्ट मार्केट नंबर्स एक्सपेक्टेड है। और साथ ही जो अंतरिम डिविडेंड है इस पर भी बोर्ड बैठक आज होने वाली है आज और कल में, तो देखना होगा कि वहाँ पर क्या नतीजे निकल कर आता है। साथ ही कैश स्पेस से अगर आप देखें तो सुदर्शन केमिकल्स, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, हाइडेलबर्ग सीमेंट, येस बैंक, अतुल लिमिटेड, परसिस्टेंट सिस्टम जैसे शेयरों पर आपको नजर रखनी है, क्योंकि यहां पर भी इनके नंबर्स आते हुए दिखेंगे। एशियन ग्रेनिटो, इसकी भी बोर्ड बैठक होने वाली है पूंजी जुटाने पर, और साथ ही स्टॉक स्प्लिट पर भी चर्चा संभव है, तो वहां पर कैसा डिसीजन आता है ये देखना होगा। और आरबीआई की जो बोर्ड बैठक है आज, वहां पर इकोनॉमी को लेकर समीक्षा होने वाली है, और साथ ही कोविड का क्या इंपैक्ट आता हुआ दिखा है इकोनॉमी पर, उस पर भी चर्चा जो है होती हुई नजर आ सकती है। साथ ही पोस्ट मार्केट कुछ एक नंबर्स आए थे, जहां पर मैं आपको इंडिकेशंस बताना चाहूंगा कि किस तरह के नंबर्स आए हैं, जिसमें भारतीय इंफ्राटेल अगर आप देखें तो नंबर्स मिले जुले रहे हैं। काम का जी मुनाफा जो है वो 1.6% बढ़ा है, पर ओवरऑल अगर आप मार्जिन्स देखेंगे इसके तो ऑलमोस्ट 2% की गिरावट के साथ 49.7% पर मार्जिन्स आए हैं। मुनाफा में ऑलमोस्ट 4% की बढ़त रही है, तो आप स्टेबल से थोड़े से नेगेटिव साइड पर इसके नंबर्स को देख सकते हैं। बायोकॉन अनुमान से काफी कमजोर नंबर्स आते हुए दिखे हैं हर एक फ्रंट पर। इनफैक्ट मुनाफा जो है 234 करोड़ का अनुमान था, उसके मुकाबले 174 करोड़ का आता हुआ दिखा है, और कंपनी की मार्जिन्स 22.5% पर आई है, हमारा अनुमान 25% का था। और ये इसलिए क्योंकि जो इनका R&D एक्सपेंस है वो सालाना आधार पर 42% से भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया है। L&T फाइनेंस होल्डिंग्स नंबर्स जो हैं एज पर एस्टिमेट्स आते हुए दिखे हैं। इनफैक्ट प्रॉफिट का जो आंकड़ा है 247 करोड़ का हमारा अनुमान था, और एग्जैक्टली वही नंबर्स जो है इनके मुनाफे में हमें देखने को मिले हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो NII करीब 4% बढ़ती हुई नजर आई, और मुनाफा जो है अगर आप देखेंगे तो 61% की गिरावट जो है आपको रिपोर्टेड बेसिस पर देखने को मिली है। पर जो एसेट क्वालिटी है उसमें हमें सुधार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखने को मिला है, और तुषार पटनकर जो है वो अब नए चीफ रिस्क ऑफिसर नियुक्त कर दिए गए हैं। तो ओवरऑल जो नंबर्स है L&T फाइनेंस होल्डिंग्स के बेहतर साइड पर है। बिल्कुल, तो कई सारे नतीजों पर रिएक्शन होगा। कुछ और नतीजे और खबरें हैं वरुण के पास। गुड मॉर्निंग वरुण, बताएं। गुड मॉर्निंग दीप। देखिए काफ़ी सारी मिड कैप कंपनीज है जिसने अपने नतीजे दिए हैं। उसमें सबसे पहले तो फॉसिको इंडिया, नतीजे वीक है क्योंकि मार्जिन्स 14.4% से गिर के 11.2% पे आए हैं। मुनाफा 50% गिरा है, लेकिन कंपनी ने ₹5 प्रति शेयर का एक इंटरिम डिविडेंड दिया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 30 अक्टूबर को है।
रिलायंस पावर यहाँ मिले जुले नतीजे हैं क्योंकि एबिटा जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, 41.9% से गिर के 41.6% पे आया है, लेकिन मुनाफा जो है उसमें करीब 76% की गिरावट है, 450 करोड़ से गिर के करीब 106 करोड़ पे आया है। HDFC AMC नतीजे यहाँ भी वीक है, रेवेन्यू 8.5% गिरे हैं, एबिटा जो है वो थोड़ा बड़ा है, 78% से बढ़ के 80%, लेकिन देखिए मुनाफा यहाँ भी 8% के आसपास की गिरावट है, 368 करोड़ से घट के 338 करोड़ के आसपास आया है। बजाज होल्डिंग मिले जुले नतीजे, यहाँ पे मार्जिन्स में सुधार हुआ है, 76.5% से बढ़ के 81.5%, लेकिन मुनाफा जो है उसमें करीब करीब 15% की गिरावट है, 1030 करोड़ से गिर के ये 870 करोड़ के आसपास आया है। इसके अलावा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका IPO जो है बंद हो चुका है, करीब करीब 1.95 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि इस साल का सबसे ठंडा IPO रहा है ये। और आखिरी में हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आपके रडार पे होना चाहिए, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए रेगुलेटरी नियम जो है उनमें संशोधन किया गया है। मजबूत कैपिटल बेस और लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए RBI ने ये संशोधन नियम जो है वो जारी किए हैं। LTV, टोटल एसेट्स और नेट ओन फंड्स के मिनिमम रेगुलेटरी जो ज़रूरत है उनके नियम जारी किए गए हैं। कंपनी को 31 मार्च 2024 तक समय दिया गया है इसको फॉलो करने के लिए, और जो नेट ओन फंड्स है इसके तौर पर कंपनी को 20 करोड़ जो है वो रखना होगा, और मार्च 2022 तक इंडिविजुअल होम लोन्स के सामने 40% टोटल एसेट्स रखनी होगी, और अन्य हाउसिंग फाइनेंस के सामने 50% टोटल एसेट्स जो है वो रखना होगा। तो ये जो संशोधन किया गया है इसका इम्पैक्ट आज आपको हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे देखने मिलेगा। बिल्कुल, तो एक बार फिर से हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज फोकस में आते हुए दिख सकते हैं। पर अनिल जी, एक छोटा सवाल था, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस ये खत्म हुआ, 2 गुना भी सब्सक्राइब नहीं हुआ सर, शायद इस साल की सबसे कम ये सब्सक्रिप्शन रही। वरुण, क्या एनालिसिस समझनी चाहिए? सब कह रहे थे सब्सक्राइब करिए, बट क्योंकि अनिल जी जी बिजनेस ने कहा कि इससे दूर रहिए, इसलिए इतने कम सब्सक्रिप्शन नंबर्स आए। डेफिनेटली ये सबसे बड़ा कारण है। और वैसे भी देखिए अनिल जी ने एक बात की थी कि नो डाउट आपको 30 रुपये 32 रुपये में लग रहा है, लेकिन जो भाव मुझे चाहिए वो भाव ये नहीं है, यानी कि जो वैल्यूएशंस है वो उतने आकर्षक थे नहीं, और इसके लिए कहीं ना कहीं इसमें आपको सब्सक्रिप्शन देखने नहीं मिला। इनफैक्ट देखिए वैसे भी इन्होंने अपना साइज जो है वो बदला था IPO के पहले, तो काफ़ी सारे इफ्स एंड बट्स थे, और अगर ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है रिटेल पार्टिसिपेट तो करेगा नहीं, और वही देखने मिल रहा है। बाकी तो अनिल जी बता ही देंगे। ना दीप वरुण, ऐसा मुझे कोई गलतफहमी नहीं कि हमने नहीं बोला इसलिए लोग पैसा नहीं लगाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब समझदार हैं, और मैं मानता हूँ बाकी लोग भी उतने ही समझदार हैं जितने हम हैं। अगर हम कह रहे हैं कि भाई वाकई में, देख मेरे को एक ही डेट याद है दीप, 4 सितंबर 2021। 4 सितंबर 2021 तक इनको अपनी स्टेक 40% पे लानी है। अभी 95% है, IPO के बाद प्रमोटर्स की स्टेक 82% हो जाएगी, और 82% के बाद इन्हें 40% तक लानी है। आप 4 सितंबर पे 40% पे ले आइए, तब उसके आसपास खरीदने का सोचेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी खराब है, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। वैल्यूशन रीजनेबल है, बहुत सस्ता नहीं है तो बहुत महंगा भी नहीं है, रीजनेबल है। तो मैं क्यों जल्दबाजी में हड़बड़ी में खरीदूं? आराम से मिलेगा ना, 1 साल है ना। हाँ, अब किसी को 2-5 रुपए 2-3-4 रुपए के लिए खरीदना है तो अलग बात है। तो अंदाज से नहीं कि ये नहीं पसंद है, ये पसंद है, ये पसंद नहीं पसंद, हमारी पसंद नहीं पसंद कोई मायने नहीं रखती है। मायने सिर्फ रखते हैं वैल्यूशन, आगे के ट्रिगर्स, और वो ट्रिगर साफ दिख रहा है कि भाई जब तक इनकी स्टेक प्रमोटर्स की कम नहीं तब तक तलवार लटकी रहेगी। जो खरीदेंगे वो लेके बैठे रहेंगे, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जाती है भाई। यहाँ पे आजकल रोज मिड कैप 10-10% दूसरे बढ़ते हैं, वहां लगे ये पैसा। तो सिंपल यही रीजन है। मायने तो बहुत लगते हैं, क्योंकि एंजल ब्रोकिंग देख लीजिए, मास्टरडॉग देख लीजिए, और उसके बाद इक्विटास, तीनों में मायने तो बहुत लगते हैं कि आपको क्या पसंद आता है और क्या नहीं। ठीक बात, एग्जांपल सामने। मैं तो फिर भी है ना, मैं तो फिर भी वरुण ये समझता हूँ, जिस IPO में पैसा लगाने की राय दें, उसकी अच्छी लिस्टिंग हो जाए, उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि जिसमें आप अवॉइड करने की राय दें वो लिस्ट नीचे हो या उस इश्यू प्राइस के आसपास हो। पैसा बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैसा बनाने से। जी दीप, बिल्कुल पैसा बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैसा बनाने के लिए। और देखिए क्वालिटी IPOs में अनिल जी ने जहाँ जहाँ सलाह दी है, अगर आपको अच्छी लिस्टिंग गेंस नहीं भी मिली हो तो उसके बाद भी स्टॉक ने आपको अच्छा परफॉर्मेंस करके दी है। जैसे कि SBI कार्ड्स एक एग्जांपल है, मजगांव डॉक अच्छी लिस्टिंग, थोड़ा करेक्शन और फिर से ऊपर आते हुए दिख रहा है। तो नजर रखते हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की IPO को ज़्यादा अच्छा सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है। पर पूजा से भी जान लेते हैं और कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। गुड मॉर्निंग पूजा, बताइए।
गुड मॉर्निंग दीपांशु। तानला सॉल्यूशंस और इंडिया बुल्स वेंचर से जुड़ा एक अपडेट आपको बता देते हैं। तानला सॉल्यूशन का नाम बदलकर अब तानला प्लेटफॉर्म हो चुका है और 22 अक्टूबर से ये बदलाव लागू हो चुके हैं, तो इस पर आप ध्यान दीजिए। और इंडिया बुल्स वेंचर्स का भी नाम बदला गया है, धानी सर्विसेज हो चुका है और 28 अक्टूबर को ये बदलाव लागू होंगे। तो इन दो कंपनियों से जुड़ा एक अपडेट है जिस पर कि आपको नजर रखनी है। आज फार्मा कंपनीज फोकस में रहेंगी। सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, जुबिलेंट लाइफ साइंसेज जैसी तमाम कंपनियों पर आज आप नजर रखिए, क्योंकि रेमडेसिविर को कोरोना के इलाज के लिए यूएस एफडीए से मंजूरी मिली है और कोविड-19 के लिए रेमडेसिविर अब अमेरिका में पहला और एकमात्र पूरी तरह से मंजूर किया गया ट्रीटमेंट होगा। तो इसका कुछ इम्पैक्ट आज इन तमाम फार्मा स्टॉक्स में भी देखने को मिल सकता है। एमटीएनएल पर भी नजर रखिए। कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है कि लैंड मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सरकार ने 9 नवंबर तक ग्लोबल प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म से बोलियां मंगाई हैं। तो आज एमटीएनएल भी फोकस में रहेगा इस खबर के चलते। और आखिर में बात करते हैं कुछ फंड एक्शन की। कोचिन शिपयार्ड, राधाकृष्ण दमानी ने यहां पर करीब 7 लाख शेयर्स की खरीदारी की है। 349 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर ये खरीदारी देखने को मिली है। वेस्टर्न कॉप में भी खरीदारी हुई है और यहाँ पर न्यूयॉर्क की एक फंड कंपनी है विजडम ट्री इमर्जिंग मार्केट्स, करीब 21.5 लाख शेयर्स की खरीदारी यहाँ पर की गई है 115 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। और सांघी इंडस्ट्रीज यहाँ पर बिकवाली हुई है गवर्नमेंट पेंशन फंड की तरफ से 20 लाख शेयर्स की बिकवाली हुई है 25 रुपए 77 पैसे प्रति शेयर के भाव पर ये बिकवाली देखी गई। ओके, तो फंड एक्शन भी भरपूर हुआ है, उसके दम पर भी कई सारे स्टॉक एक्शन में रहेंगे। ब्रोकरेजेस का क्या आज कहना है, जान लेते हैं एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए आज कौन सी रिपोर्ट्स हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। नतीजों के बाद अंबुजा सीमेंट्स यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है और ब्रोकरेज हाउस ने हाईलाइट करके कहा है कि साल दर साल में अगर आप देखें तो जो 8% की वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली अपने आप में काफ़ी बढ़िया है और जो बाहरी भरकम डिविडेंड का ऐलान किया उसके हिसाब से डिविडेंड यील्ड भी बेहद आकर्षक नजर आती है। सीएलए से आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, लक्ष्य 260 से बढ़ाकर 285 कर दिया, 255 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। सिटी भी स्टॉक पर पॉजिटिव है और इन्होंने भी खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य 260 से बढ़ाकर 280 कर दिया है। जेफरी सबसे ज्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं क्योंकि 300 से लक्ष्य को बढ़ाकर इन्होंने 330 कर दिया है, खरीदारी की राय बरकरार है। इसके अलावा बजाज ऑटो यहाँ पर भी नतीजे आए हैं और नतीजे जो है कॉस्ट जो मैनेजमेंट है उनमें खर्चों में कटौती की, उसका एक फायदा आपको मुनाफे में देखने को मिला है, जिसके चलते सीएलए से खरीदारी की राय दे रहे हैं। लक्ष्य 3500 से बढ़ाकर 3575 कर दिया है, लगभग 3000 के आसपास की कल की क्लोजिंग है और इन्होंने ईपीएस के अनुमान में लगभग 2 से 4% की बढ़ोतरी की है। गोल्डमैन सैक्स न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हुए, लक्ष्य 3248 से बढ़ाकर 3235 कर दिया है, माफ कीजिएगा घटाया है। और ये कह रहे हैं कि जो वॉल्यूम्स में एक थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली है, कारण यह है कि जो प्रीमियम सेगमेंट है उसमें एंट्री लेवल से ज्यादा बढ़िया बिक्री देखने को मिली है। एशियन पेंट्स पर ब्रोकरेज हाउस सीएलएससी की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 2200 से बढ़ाकर 2285 कर दिया है। और ये कह रहे हैं कि डिस्क्रिशनरी सेगमेंट में अगर आप देखें तो पेंट्स में काफी बढ़िया रिकवरी देखने को मिल रही है, जिसके चलते इन्होंने आय के अनुमान में 3 से 5% की बढ़ोतरी की है। लेकिन गोल्डमैन सैक्स इस स्टॉक पर थोड़े से नेगेटिव है क्योंकि बिकवाली की राय को बरकरार रखा है, 1092 रुपए के लक्ष्य के लिए 2095 की कल की क्लोजिंग है। भारतीय इंफ्राटेल यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और यहाँ पर ये कह रहे हैं 260 रुपए का इन्होंने लक्ष्य दिया है। ये कह रहे हैं कि एनसीएलटी से जो इंटरस्टार के मर्जर को मंजूरी मिल गई है, यानी जो प्रक्रिया अब जल्द पूरी होती हुई नजर आएगी। डॉक्टर रेड्डीज कल साइबर अटैक हुआ तो उसके बाद एचएसबीसी की रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को अभी भी बरकरार रखा गया है, लक्ष्य 5460 का दिया है, 5029 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। आखिरी रिपोर्ट है एसबीआई काज पर मैक्वायरी की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 900 से बढ़ाकर 950 कर दिया है, 830 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। और ये कह रहे कि जो तिमाही नतीजे थे बेहद खराब देखने को मिले थे और असेट क्वालिटी में जो दबाव है वो अनुमान से ज्यादा देखने को मिला, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट पर अभी वे स्टॉक पर बुलिश है। ओके, तो ये हैं वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर रखिएगा आप फोकस। आइए बढ़ते हैं आगे, हमारे साथ वरिंदर बंसल जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। आईटी और सीमेंट जैसे कि आप बात भी कर रहे थे, अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। इस स्पेस में कल बाजार बंद होने के बाद किसके दमदार नतीजे आए, पहले वो बताइए। वेल, गुड मॉर्निंग सर। उससे पहले आई डोंट नो बायोकॉन के नंबर्स अभी भी आए थे सर। सो बायोकॉन भी एक नंबर इंपॉर्टेंट कंपनी है, ऑनर्स के नंबर्स इतने अच्छे नहीं थे जितना एस्टिमेट था स्ट्रीट में।
26% मार्जिन के सामने जो एक्सपेक्टेशन था 22% आया। 484 और 480-90 करोड़ का एबिटा एक्सपेक्टेड था, 390 करोड़ आया। सिंजीन, बायोकॉन, इनके नंबर्स कुछ ज्यादा अच्छे नहीं आ रहे हैं सर। कल आपने सिंजीन का रिएक्शन देखा। 9 बजे कौन कॉल है बायोकॉन का, सो कुछ भी हो सकता है। कौन कॉल में हमेशा we hear about good things, so let's see what happens in the company. जैसे आपने बोला सर, सीमेंट हैज बीन वन, टेक्नोलॉजी में फिर भी हमें लगता था, बिकॉज जिस तरीके से स्टॉक्स इंक्रीज हो रहे थे, लोगों की पोजीशन बन रही थी कि टेक्नोलॉजी में अच्छे नंबर्स आएंगे। बट सीमेंट हैज बीन जस्ट अ बिग सरप्राइज। आपने देखा एसीसी, अल्ट्राटेक, कल अंबुजा के नंबर्स आए। एबिटा पर टन अभी 1150-1200 के आसपास हो रहा है सर, जो इट्स रियली बिग। और वो जो डिविडेंड आया वो दैट वाज अ शो स्टॉपर, 17 रुपए जो डिविडेंड आया। सो अंबुजा के नंबर्स अच्छे आए। ऑनेस्टली मेरा ध्यान रहता है सर कि जो छोटी कंपनीज है, मतलब जिनका कैपेसिटी 5, 6, 7 मिलियन टन है, वो लोग कैसे कर रहे हैं। और आपने देखा कल सागर सीमेंट के नंबर जिस तरीके से आए, 32% मार्जिन हुआ, स्टॉक ने रिएक्शन दिखाया। उदयपुर सीमेंट के नंबर अच्छे आए थे, हालांकि बहुत सस्ता स्टॉक नहीं है, बट उदयपुर सीमेंट एबिटा 33% ऊपर था, प्रॉफिट 2.5 टाइम्स था। So I still think that a lot of opportunities are there in that mid-cap cement space जो 5, 6, 7 मिलियन टन वाली कंपनीज है, because बहुत सारी कंपनीज अभी भी सर 30, 40, 50 ईवी पर टन पे मिल रही हैं, और आई नो फ्यू कंपनीज जो 10-10 ईवी पर टन पे भी मिल रही हैं। मिड-कैप टेक्नोलॉजी स्टेडी एंड स्ट्रॉन्ग। द ओनली कैवियट इज कि इनमें प्राइस्ड इन है सर। प्राइस्ड इन है मतलब आपने देखा किस तरीके से कोफोर्ज हुआ, एम्फोसिस हुआ, हेक्सावेयर हुआ, सब भाग चुके हैं, बट नंबर्स वर गुड। एम्फोसिस, आई रियली लाइक एम्फोसिस के नंबर जो कल रिपोर्ट हुए थे, उनमें से सबसे अच्छे एम्फोसिस के नंबर थे। हाईएस्ट एवर डील विन था। सीसी रेवेन्यू 6% क्वार्टर ऊपर था, व्हिच इज वेरी वेरी गुड। एबिटा, एवरीथिंग इज गुड, एंड ओनली थिंग इज कि वो 21 टाइम ट्रेलिंग पे ट्रेड कर रहा है, बट अच्छे नंबर्स थे एम्फोसिस के। हेक्सावेयर तो डीलिस्ट होने वाला है सर, तो ठीक है, उसकी बात नहीं करेंगे। कोफोर्ज अगेन सर, मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था कि हम 7% ग्रो करेंगे, लेकिन उनका सीसी रेवेन्यू 8% ऊपर आया। सो good numbers, good stable numbers for Coforge, but emphasis is clearly stands out अगर वो mid cap IT space देखने का। ओके, इसके अलावा और कौन सी कंपनियां जिनके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं? सर 2 कंपनीज के नंबर मुझे स्टैंड आउट दिखे। टू बी ऑनेस्ट, अगेन मैं कहूंगा कि Q1 में जिस तरीके से हमने नंबर्स देखे, Q2 में हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके से इतना सडन बाउंस बैक होगा। तो टेक्सटाइल्स में एक ऐसा स्पेस आया है कि जिसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आ रहा है। आपने इंडोकॉम के नंबर देखे सर, 10 करोड़ के सामने 80 करोड़ का प्रॉफिट आया। मगर वो जो होम टेक्सटाइल स्पेस है बहुत स्ट्रॉन्ग कर रही थी, वेल्समन इंडिया या ये गोकुल दास ने कल नंबर्स दिए सर, मगर मेजरली ये गारमेंट में है, और गारमेंट में आप देखिए किस तरीके से नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं। नॉट ओनली क्यू तो हमें पता था कि नंबर्स इंप्रूव होंगे, बट वाई भी किस तरीके से इंपॉर्टेंटली इंप्रूव हो रहे हैं नंबर्स। तो सेल्स इसका 234 करोड़ से 340 करोड़ हुआ। आप एबिटा देखिए सर, 13 करोड़ से 28 करोड़, मार्जिन 3.5% से 8.5% मार्जिन है। और अगर वो MEIS का बेनिफिट को एडजस्ट कर दीजिए तो एबिटा मार्जिन 9.5% हो जाएगा। टेक्सटाइल कंपनीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर, कि वॉल्यूम मिल रहे हैं, बट अगर उनके मार्जिन ये 9-10% के आसपास चले जाए तो आई थिंक इट विल बी बिग थिंग। और प्रॉफिट आपको 9 करोड़ दिखेगा, बट उसमें 9 करोड़ वर्सेस 4 करोड़, बट उसमें डेप्रिसिएशन कंपोनेंट 27 करोड़ है। इंपॉर्टेंट क्या है सर कि 350 करोड़ की कंपनी है, और ये 6 महीने का जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन था वो ऑलमोस्ट 50 करोड़ के आसपास है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इफ गवर्नमेंट डज समथिंग और नॉट, बट स्ट्रॉन्ग नंबर्स फ्रॉम दिस कंपनी। एक प्रीकॉल था सर, आप प्रीकॉल के नंबर्स देखिए। आई नेवर एक्सपेक्टेड ऑटो एंसिलरी में क्वार्टर और वाई इतना जंप दिखेगा। सेल्स कुछ 322 करोड़ से 390 करोड़ हुई। ऑफ कोर्स लास्ट क्वार्टर उसने लॉस किया था, लेकिन वाई सर 17 करोड़ से 50 करोड़, 5% मार्जिन से 13% मार्जिन, 60 करोड़ का लॉस था, 21 करोड़ का प्रॉफिट। सो बहुत बड़ा चेंज आया प्रीकॉल में इन द लास्ट वाई नंबर्स ऑल्सो। क्वार्टर तो अच्छे दिखेंगे, बट बहुत अच्छे नंबर आए इन दो कंपनीज के जो मिड कैप में स्टैंड आउट करते हैं मेरे लिए। बिल्कुल, और 2 हफ्ते पहले जिन लोगों को याद ना हो, मैं बता दूं कि गोकुल दास एक्सपोर्ट हमारा मालामाल वीकली वाला स्टॉक भी था, और जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये राय दी थी कि कंपनी अच्छा प्रदर्शन आगे चलते हुए कर सकती है, वैल्यूएशन आकर्षक है, और स्टॉक में देखिए क्या तगड़ी परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। अच्छी बात यह है इस रिजल्ट से इनके खराब नतीजे हैं नहीं, तो बचे हुए अच्छे नतीजे वरिंदर उनके बारे में बताएं। तो सर क्रॉम्पटन ग्रीव्स के नंबर अच्छे आए थे। अगर आप क्रॉम्पटन ग्रीव्स के नंबर देखें, अगेन इट्स नॉट अ चीप स्टॉक, 40 टाइम पे ट्रेड करता है, 12 की बुक वैल्यू है, प्राइस टू बुक है, बट ऑफ कोर्स 35% ROC है। अगेन मैं बोलूंगा सर कि क्वार्टर तो सबको पता था, बिकॉज Q1 वाज अ वाटरशेड फॉर अ लॉट ऑफ कंपनीज, बट इवन
YOY इसका EBITDA 50% ऊपर है सर, 130 करोड़ से 190 करोड़, 12% मार्जिन से 15% मार्जिन, 15.5% मार्जिन. So solid set of numbers coming in Crompton Greaves. फार्मा में जैसे मैंने बोला सर, APIs बहुत स्ट्रॉन्ग कर रही थी, सिंजीन बायोकॉन ने उतना अच्छा नहीं किया, बट एलेम्बिक फार्मा स्टूड आउट. एलेम्बिक फार्मा के नंबर बहुत अच्छे थे. अगेन ये 20-21 टाइम पे ट्रेड कर रहा है, नॉट वेरी एक्सपेंसिव स्टॉक, बट numbers were very good, ahead of a lot of expectations in the market. EBITDA 30% ऊपर था, प्रॉफिट 35% ऊपर था. Importantly sir, it's not US markets but the ex-US international markets formulation business जो 80% बढ़ा और API business इनका 30% बढ़ा. तो एलेम्बिक फार्मा के नंबर्स अच्छे आए थे. एक लास्ट नंबर सर, आई डोंट नो, भारती इंफ्राटेल, अगेन ये स्टॉक है जो बहुत ज्यादा मोमेंटम में होता है. तो पहली बार सर मैंने देखा कि इसका लास्ट 8 साल में हाईएस्ट नेट टावर एडिशन हुआ था. और क्योंकि बहुत टाइम के बाद, 8 साल के बाद नेट टावर एडिशन सेकंड क्वार्टर में हम लोग आए. सो सेकंड क्वार्टर में टावर टेनेंसीज भारतीय इंफ्राटेल की बढ़ने लगी. आई थिंक जो एक थोड़ा सा फेयर था मार्केट में कि ये होगा कि नहीं होगा, आपको मालूम है कि आइडिया बचेगा नहीं बचेगा. सो नेट टावर एडिशन और नेट टेनेंसीज 8 साल में सबसे ज्यादा बढ़ी भारतीय इंफ्राटेल में. लेट्स सी हाउ इट बिहेव्स. ओके, शुक्रिया वरिंदर आपका ये तमाम रिजल्ट्स बताने के लिए. आइए वक्त है अब पिक ऑफ द डे का. हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ. गुड मॉर्निंग वागले साहब, करिए शुभ शुरुआत. गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु. मैं बेचूंगा हीरो मोटोकॉर्प, जो मैंने कल भी कहा था. मुझे वीकनेस दिखाई देता है, ऑटो में वैसे भी थोड़ा सा वीकनेस है, इसमें ज़्यादा दिखाई देता है. कल एक ब्रेकडाउन आया है, 3082 का बंद है, 3114 का मेरा 8% का स्टॉप लॉस है और मुझे ये 3006 तक जाते हुए दिखता है, शायद आज ही हो जाए. ओके, 3006 तक गिरने की संभावना. बंसल जी आपका पिक ऑफ द डे. गुड मॉर्निंग अनिल जी. मेरा अनिल जी पिक ऑफ द डे है एशियन पेंट्स. एशियन पेंट्स को खरीदने की राय है. 2077 का स्टॉप लॉस है, 2130 का टारगेट है और एशियन पेंट पिक ऑफ द डे है. ओके, कुणाल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे. गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु. अनिल जी देखिए, कल के ट्रेड में हमने कई सारे मिड कैप काउंटर्स में ब्रेकआउट देखा और इसमें एक ब्रेकआउट अनिल जी मुझे बहुत पसंद आ रहा है और वो है फिलिप कार्बन में. आरपीजी ग्रुप की कंपनी है अनिल जी. ब्रेकआउट कल के ट्रेड में देखने को मिला और 145 रुपए के लेवल के ऊपर ये लगभग 1.25 साल के बाद ट्रेड करने लगा है. इस स्टॉक में बहुत बड़ी तेजी की गुंजाइश दिखती है, तो फिलिप कार्बन है मेरी पिक ऑफ द डे. यहां पर एक स्टॉप लॉस रख लें 143 रुपए के आसपास. 165 रुपए का पहला टारगेट होगा, तो 165 और अंत में 180 तक ये जा सकता है. 180 दूसरा टारगेट होगा, जिसके लिए फिलिप कार्बन में खरीदारी कराएं. शुभम जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे. गुड मॉर्निंग अनिल जी. आज थोड़ा सा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से पिक है मेरा, मतलब 5 से 6 दिनों के पर्सपेक्टिव से टोरेंट फार्मा खरीदने की राय है. और अगर फार्मा स्टॉक्स को हम देखें तो बहुत सारे फार्मा स्टॉक अपने अहम सपोर्ट के आसपास प्लेस्ड हैं और उसमें से टोरेंट फार्मा एक है जो पहले एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला, लेकिन पिछले कुछ समय से एक सपोर्ट के आसपास में एक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है. तो मुझे लगता है कि अगर इसको हम 4-5 दिन का समय दें तो एक अच्छा मूव यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है. तो टोरेंट फार्मा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से खरीदे. अभी क्लोजिंग प्राइस था लगभग 2719 रुपये का. इसमें टारगेट होगा 2900 रुपये का और 2610 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें तो टोरेंट फार्मा पोजिशनल पिक होगा. ओके, सोमवार को आएंगे टोरेंट फार्मा के नतीजे भी. सचिन जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका स्टॉक. गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु. अनिल जी यहाँ पर रिआइटरेट कर रहा हूँ, कल का ही जो स्टॉक था मैंने रेकमेंड किया था टाटा मोटर्स, जहाँ पर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुकी है. सो जिस तरीके से ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है यहाँ से अभी भी मोमेंटम काफ़ी तेज होना चाहिए. सो लगभग 138 से 142 ये 2 लक्ष्य के लिए यहाँ पर पोजिशंस बिल्ड करनी है. ऑन द लॉन्ग साइड 130 का लगाना चाहिए आपको स्टॉप लॉस. ओके, यहाँ पर टाटा मोटर्स में करें खरीदारी. सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे. गुड मॉर्निंग अनिल जी. पिक ऑफ द डे के तौर पे स्टॉक जो अच्छा लग रहा है चार्ट्स के ऊपर वो है एनटीपीसी. एनटीपीसी के अंदर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है. आफ्टर एक करेक्शन ऑफ अराउंड ऑलमोस्ट 1 मंथ स्टॉक के अंदर लोअर लेवल से एक रिबाउंड, एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है. तो एनटीपीसी एक अच्छा अपसाइड मूव दिखा सकता है.
88 से 90 रुपीज तक के लेवल एनटीपीसी के अंदर देखने को मिलने चाहिए। जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो होल्ड करे, कोई भी डिप आता है 1 रुपए का तो स्टॉक के अंदर खरीदारी करे। नीचे में 81-82 के आसपास का सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट को स्टॉप लॉस के तौर पे ध्यान में रखें। ऊपर में 88 से 90 रुपए तक के लेवल एनटीपीसी के अंदर देखने को मिलने चाहिए, तो पिक ऑफ द डे के तौर पे एनटीपीसी में खरीदारी की जा सकती है। सिद्धार्थ जी नमस्कार, बताएं सर आपका स्टॉक। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। आज का स्टॉक नाम में ही राजा है और वो निवेश की राय है, इंट्राडे का कॉल नहीं है, निवेश की राय है। और ये स्टॉक है अमर राजा बैटरी। हमारा राजा बैटरी को खरीदना है, टारगेट होगा 907 और मार्केट शेयर गेन कर रहा है ओईएम सेगमेंट में, स्पेशली टू व्हीलर्स में, और साथ ही साथ रिप्लेसमेंट मार्केट भी बहुत अच्छा गेन हो सकता है आने वाले क्वार्टर्स में। मुझे लगता है हमारा राजा बैटरी एक डेट फ्री कंपनी है, प्रॉफिटेबिलिटी भी एक्सपैंड होगी आने वाले समय में। हमारा राजा बैटरी को खरीद सकते हैं, निवेश की राय 907 के टारगेट के लिए 907। परफेक्ट, तो ये है आपके लिए पिक ऑफ द डे।